Hello students, today we are going to learn about different components of income tax law. So if you learn this, then you are in a position to understand the income tax law in a better way. There are total 5 components of income tax law. First one is Income Tax Act, that is also known as Income Tax Act 1961. Then Annual Finance Act, then Income Tax Rules, circulars, notifications, legal decisions of court. So these 5 component we have to learn to understand the income tax law in a better way. So let us understand one by one all the laws so that your understanding about the Income Tax Act is enhanced. So now start from the first one, the income tax the Income Tax Act 1961. The Income Tax Act 1961. The levy of income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961. मीन्स जो इंडिया में जो टैक्स का लेवी होता है उसको गवर्न मीन्स मैनेज कौन करता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको मैनेज करता है. इन दिस बुक वी विल डिस्कस दिस लॉ इन अ ब्रीफली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962. 1962 में ये सबसे पहले आया था, इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था. बना 1961 में था बट इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 1962 में. तो याद रखना ये एमसीक्यू पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स. देयर आर टोटल 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट एंड 14 शेड्यूल्स. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू कि टोटल कितने सेक्शंस है और कितने शेड्यूल्स है. अ सेक्शन में हैव सब सेक्शन और क्लोजेस और सब क्लोजेस. सेक्शन के अंदर क्लोजेस भी होता है, सब क्लोजेस भी होता है. जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2, 31, 1 एंड ए एंड 1, तो इसको कैसे रीड आउट करेंगे. सो दिस 2 इज नोन एज सेक्शन, दिस इज 31 इज नोन एज सब सेक्शन, देन ए इज क्लोज एंड 1 इज सब क्लोज. इस तरह से इसको रीड किया जाता है. बट कई बार अलग अलग लोग पहले क्लोज बोलते हैं, सब क्लोज बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट नॉर्मली इस तरह से रीड किया जाता है. अ सेक्शन में ऑल्सो हैव प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशंस. एक्चुअली बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट होता क्या है. इट इज ए फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है. जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बताऊं कि एक्चुअली इनकम टैक्स कैसे वर्क होता है, तो एक पैरामीटर देता है कोई भी चीज को समझने के लिए. जैसे मान लो कि ये इनकम टैक्स एक्ट है 1961. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया है कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो ये तुम्हारा एक्सपेंस हो गया. तो इस तरह से सभी चीज़ों के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट में एक गाइडेंस दिया है. जैसे कौन सा रेवेन्यू आपका इनकम है, कौन सा एक्सपेंस को आप एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हो, ये सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है. तो इनकम, एक्सपेंस, ये सब क्या है, कितना है, कौन सी इनकम पे कितना आपको टैक्स भरना है, वो सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है. इसलिए आप उसको बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, इनकम टैक्स एक्ट एक फाउंडेशन है जिसके बेस पे पूरा इनकम टैक्स डिपेंड होता है. तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया उसका जो बेस फाउंडेशन है ये एक्ट है. अगर आपको अब 1961 से लेके 2023 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो अगर आपको इनकम टैक्स में कोई भी चेंज करना है तो वो फाइनेंस एक्ट से कर सकते हो. यानी हर एक साल एवरी ईयर बजट डिक्लेयर होता है और उसमें फाइनेंस एक्ट डिसाइड होता है. तो अगर आपको कुछ एडिशन करना है, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, तो फाइनेंस एक्ट टू पर्टिकुलर ईयर का जो फाइनेंस एक्ट होता है उससे इनकम टैक्स में चेंज किया जाता है. और ये नॉर्मली बजट सेशन में डिक्लेयर होता है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए.
तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडरगोज चेंजेस एवरी ईयर विद एडिशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस ब्रॉट इन बाय एनुअल. व्हाई इट इज नोन एज एनुअल? बिकॉज फाइनेंस जो एक्ट होता है वो हर साल पास होता है. एनुअल फाइनेंस एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मीन्स बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में वो पास होता है और फिर उसके इनकम टैक्स के अंदर आप सब सर्टन एडिशंस और सब्स्टिट्यूशन ला सकते हो. Sometimes the Income Tax Act 1961 is also amended through the other legislations like taxation laws and act. तो यानी यहाँ पे भी ऐसा बोला है कि आप एनुअल फाइनेंस एक्ट से भी चेंजेस ला सकते हो और कई बार आपको अगर कोई अमेंडमेंट लाना है तो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये दो चीज़ों से आप चेंजेस ला सकते हो. तो इनकम टैक्स एक्ट एक फाउंडेशन है जिसपे पूरा इनकम टैक्स डिपेंड करता है और उसमें अगर आपको जो भी चेंजेस लाना है वो आप एनुअल फाइनेंस एक्ट जो हर साल डिक्लेयर होता है बजट में, बिल होता है, पहले एनुअल फाइनेंस बिल होता है, वो फिर पास होके एक्ट बन जाता है, उसके थ्रू ला सकते हो या तो टैक्सेशन लॉ के थ्रू भी ला सकते हो. तो इस तरह से उसमें चेंजेस लाया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम टैक्स एक्ट. नाउ फाइनेंस एक्ट क्या होता है? एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल. पहले फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द पार्लियामेंट बजट सेशन. जब भी बजट होता है तब फाइनेंस बिल डिक्लेयर होता है. नॉर्मली बजट फरवरी में डिक्लेयर होता है. एंड व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस मींस लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इट गेट्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. जब एसेंट मींस अगर प्रेसिडेंट का उसमें यानी हाँ हो जाता है, उसका कंफर्मेशन मिल जाता है, पॉजिटिव रिप्लाई मिल जाता है, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट. यानी फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में डिफरेंस है. फाइनेंस बिल मीन्स अभी तक वो बोथ द हाउस ऑफ द प्रेजेंट करना बाकी और प्रेसिडेंट का असेंट मिलना बाकी है. जब ये सारी चीज हो जाती है और सभी पॉजिटिव वे में हो जाता है तो वो फिर फाइनेंस एक्ट बन जाता है. अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर टैक्स लॉज बाय फाइनेंस एक्ट. अगर आपको कुछ भी अमेंडमेंट करना है लॉ में तो वो आप एवरी ईयर कर सकते हो. और वो कैसे पॉसिबल है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की मदद से पॉसिबल. यानी अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ भी चेंजेस लाना है तो आप फाइनेंस एक्ट की मदद से ला सकते हो. फाइनेंस बिल 2023 होगा. ओके, अपना ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 22 से और 31 मार्च 23 पे खत्म होगा. तो वी आर स्टैंडिंग इन फेब्रुआरी. तो फेब्रुआरी 23 में बिल पास होगा, फाइनेंस बिल, और लगभग वो मार्च में वो एक्ट बन जाएगा इन मार्च 2023. अब जो वो बिल बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, मार्च में वो सब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी हो गया, एसेंट में मिल गया, अब वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट 2023. ये फाइनेंस एक्ट 2023 बन गया. अब ये जो फाइनेंस एक्ट 2023 है वो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल है? तो ये जो फाइनेंस एक्ट 2023 है वो इस प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल है. मींस आप यहाँ पे जो भी इनकम अर्न करोगे प्रीवियस ईयर 2023-24 के लिए एप्लीकेबल है. मींस जितना भी इनकम अर्न किया है उसमें कितना टैक्स लगाने का वो सब के बारे में एप्लीकेबल है. यानी आप समझ लोगे फाइनेंस एक्ट 2023 इज एप्लीकेबल टू ईयर 23-24. और ये असेसमेंट ईयर, ये सेम फाइनेंस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. 2024-25 के लिए एप्लीकेबल है. मींस आपने जो 23-24 में इनकम अर्न किया है उसका आप टैक्स पे करोगे. और वो टैक्स कब पे करोगे? 2024-25 में. तो कौन से रेट से वो टैक्स पे करोगे, कितना टैक्स पे करोगे, कितना आपका टैक्सेबल इनकम है, वो सारी बातें आपको फाइनेंस एक्ट में बता दिया गया होगा कि कौन सा रेट लगेगा, क्या टैक्स होगा, किस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होगा. ये सब तो इनकम टैक्स एक्ट में बेसिक जो दिया ही है, बट अगर कुछ चेंज करना है आपको तो वो फाइनेंस एक्ट 2023 से थ्रू कर सकते हो. अगर रेट में कुछ चेंज हुआ है तो वो फाइनेंस एक्ट 2023 में हो सकता है. एक्ट 2024 बोलते हैं. तो इसका मतलब ये जो
फाइनेंस एक्ट 2024 हुआ वो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल हुआ? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 2024-25। ये एप्लीकेबल हुआ इस ईयर में, जिस ये कौन सा ईयर है? दिस इज द ईयर इन विच यू आर अर्निंग द इनकम। ये ऐसा ईयर है जिसमें आप इनकम अर्न करते हो। तो इसका असेसमेंट कौन से साल में होगा? इसका असेसमेंट होगा नेक्स्ट ईयर होगा। ये 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। ये इनकम अर्न करने का ईयर था और इसका असेसमेंट होगा असेसमेंट ऑफ इनकम, ये इस साल हो जाएगा। तो वो है इस साल में जो भी कमाया उसका, उस पर टैक्स आपको, उसका असेसमेंट आपको 2025-26 में पे करना है। तो इस तरह से आप फाइनेंस एक्ट को प्रीवियस ईयर के साथ ज्वाइंट कर सकते हो। तो ये इसका फाइनेंस, इसका प्रीवियस ईयर ये है और इसका असेसमेंट ईयर ये हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट फाइनेंस एक्ट। नाउ लेट अस टेक better understanding. The first schedule to the Finance Act contains four parts which specifies the rates of the tax. यानी उसमें टोटल फाइनेंस एक्ट में टोटल 4 पार्ट होते हैं और आपको ये याद रखना पड़ेगा कितने पार्ट है। 4 पार्ट है एमसीक्यू पर्पस के लिए भी। पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे क्या बताता है? रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। ये आपको 22-23 का जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए वो टैक्स भी बताएगा। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि वो क्या बताता है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, यानी कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा अलग अलग इनकम पे, वो बताता है। पार्ट 2 में क्या बताता है? स्पेसिफाई द रेट्स एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, टीडीएस के बारे में बताता है। अगर आपका पेमेंट सामने वाले का इनकम बन रहा है और वो पेमेंट एक लिमिट से ज्यादा, बेस लिमिट जो होता है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट या बेस लिमिट से ज्यादा होता है, आप बेस लिमिट बोल सकते हो इसको, उससे ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको उसका टीडीएस कट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि किसी को आपने 5 लाख का पेमेंट कर रहे हो और उस पर तो 5 लाख पेमेंट यानी उसके लिए इनकम, ये आपका एक्सपेंस है बट सामने वाले के लिए इनकम है, तो आपको उसको टीडीएस कट करना कंपलसरी हो जाएगा। 50,000 मान लो कि टीडीएस का आपने कट किया और उसको 4,50,000 पेमेंट किया, तो ये हो जा है, ये आप पेमेंट तो आपने 5 लाख का ही किया है बट उसके बिहाफ में आपने क्या कर लिया? टैक्स को डिडक्ट कर लिया। तो इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ से उसका सोर्स हो रहा है इनकम का, वहीं से आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया है, तो 4,50,000 ही आपको उसको पेमेंट करना है और वो टैक्स आप गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर दोगे। तो इस तरह से टैक्स का जो रेट है वो पार्ट 3 में दिया है। नाउ सॉरी, पार्ट 2 में दिया है। एंड पार्ट 3 में क्या दिया है? इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज का जो है वो पार्ट 3 में दिया है। पार्ट 4 में एग्रीकल्चरल इनकम का नेट कैलकुलेशन, नेट एग्रीकल्चरल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताया है। नाउ इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब इनकम टैक्स रूल्स क्या होता है कि द सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द purposes of the act. For the proper administration of the Income Tax Act 1961, the CBDT frames rules from time to time. These rules are collectively called Income Tax Rules to 1962. यानी ये जो इनकम टैक्स रूल्स है वो टाइम टू टाइम अंडरस्टैंड इनकम टैक्स को करने के लिए बहुत ईजी रहता है, इसके लिए वो फ्रेम बनाया जाता है। आप ऐसा समझ लो कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो फाउंडेशन है, तो उसको कई बार समझने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए उसका रूल्स बनाया जाता है। तो ये है एक्ट 1960, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बेस है, ये फाउंडेशन है और रूल उस पे डिपेंड करता है कि ये सारे रूल्स है। और रूल्स क्या बताएगा कि हाउ टू कंप्लाई विद द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कंप्लायंस का आपको बताएगा, कंप्लाई अच्छी तरह से
कर पाओ रूल्स को, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया होगा। तो इसको बोलोगे इनकम टैक्स रूल्स 1962। जैसे यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, आपका एक्सपेंस है, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और इसका आप माइनस कर सकते हो। तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा है। बट रूल में क्या लिखा है कि ये डेप्रिसिएशन तो है, एक्सपेंस तो है, पर उसको किस तरह से इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा, कौन सा रेट लगेगा इनकम पे या असेट पे, वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बहुत सारी मेथड है, WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और भी बहुत सारी मेथड्स है। बट इनकम टैक्स ऐसा बोलता है कि आपको अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एज पर इनकम टैक्स, तो आपको WDV मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उसमें ब्लॉक ऑफ द असेट एक क्रिएट किया जाता है, जो आपको आगे जाके समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो वो सारे रूल्स बताए हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्म्स ने, वो सब एक प्रोसीजर बनाया गया है, वो IT रूल्स 1962 में बताया। ये आपको मैंने रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया। नाउ तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव वे में पर्पसेस को जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसको कैरी आउट करने के लिए CBDT ये सब रूल्स बनाती है। CBDT का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसका पूरा नाम है। तो जो ये रूल्स को फ्रेम करने में, टाइम टू टाइम फ्रेम करने में हेल्प करती है। रूल्स ऑल्सो हैव सब रूल्स, प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशंस। उसको प्रोविजो, द प्रोविजो टू अ रूल एंड सब रूल स्पेल्स आउट द एक्सेप्शंस टू द लिमिट, कंडीशंस, गाइडलाइंस, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एज द केस मे बी, स्प्लिट आउट इन द रूल्स एंड सब रूल्स। यानी मीन्स ये जो सब रूल्स है, प्रोविजोस है, एक्सप्लेनेशंस, वो भी रूल्स का ही पार्ट है। और प्रोविजोस क्या करता है कि एक लिमिट बताता है, सब एक्सेप्शंस बताता है, उसके बारे में इनकम टैक्स रूल्स में बताया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट अलोंग विद द इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिस रूल शुड बी ऑल्सो बी स्टडीड। मीन्स आपको सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 होगा तो पता नहीं, आपको सारा पता होना चाहिए। रूल्स क्या है 1962, वो भी, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। देखो ये 1 by 1 पढ़ा नहीं जाता। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, फिर रूल 1962 है, ये सब एक साथ पढ़ा जाता है, उसको अलग अलग वे में नहीं पढ़ा जाता। नाउ क्लैरिफिकेशंस एंड नोटिफिकेशन, सॉरी सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशन। Circulars are issued by CBDT from time to time to deal with certain specific problem and to clarify the doubts regarding the scope and meaning of the certain provision of the act. यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है, कई बार कई प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट में पास हो जाती है, बट कई लोगों का उसमें डाउट रहता है। तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए ये सर्कुलर्स इशू किया जाता है, और वो बताता है कि एक्चुअली ये जो चेंज आया उसका स्कोप क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो प्रोविजन के बारे में बताया जाता है। सर्कुलर्स को चैलेंज किया जाता है बिकॉज इट इज एक्सप्लेनेशन। आपका अगर एक्सप्लेनेशन उससे चेंज हो सकता है तो दैट पर्सन कैन डाउट, दैट पर्सन कैन चैलेंज दैट रूल्स के हमारे हिसाब से ये गलत है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। सर्कुलर कैन बी चैलेंज। सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर एंड और असेसी, दोनों के लिए ये गाइडेंस है। इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए भी एज ए गाइड बन जाता है, और असेसी जो पर्सन टैक्स पे करता है या पे करने वाला होता है उसके लिए भी एक गाइडेंस बन जाता है कि ये अच्छा, ये प्रोविजन का ये मतलब है। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर्स, और डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट जो सर्कुलर है उससे बाउंड होता है। वाइल सच सर्कुलर आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी असेसी, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर्स। यानी ये असेसी के लिए बाइंडिंग नहीं है, इसलिए मैंने बोला असेसी कैन चैलेंज द सर्कुलर्स, बट वो एडवांटेज ले सकता है वो बेनिफिशियल सर्कुलर्स का। और नोटिफिकेशन क्या होता है कि नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द CBDT इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट बाय इशूइंग इशू ऑफ नोटिफिकेशन विच आर बाइंडिंग टू ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड असेसी। और ये दोनों के लिए बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट के लिए भी और असेसी के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि नोटिफिकेशन इज एज गुड एज एक्ट। अगर इन बिटवीन गवर्नमेंट को कोई भी चेंज लाना है, रूल्स में कोई भी एक्सप्लेनेशन लाना है, या तो कोई एक्ट में चेंज लाना है, क्योंकि आप बजट में तो नॉर्मली फाइनेंस एक्ट के थ्रू तो चेंज लाते ही हो, बट अगर इन बिटवीन अगर आपको चेंज लाना है तो वो सिर्फ आप नोटिफिकेशन के थ्रू
जो CBDT इशू करती है उसके थ्रू ही ला सकते हो। जैसे मान लो कि AR रहमान ने एक सॉन्ग गाया था जय हो, उसके लिए ऑस्कर मिला। अब मान लो कि गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि नहीं, अब उसका जो ऑस्कर का विनिंग प्राइज है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो ये उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन इशू कर देगी कि वॉट एवर प्राइज मनी वॉन थ्रू दिस ऑस्कर अवार्ड विल बी एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स और इट इज नॉट कंसिडर एज ए इनकम। तो ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू चेंजेस लाए। मीन्स अब ये सिर्फ AR रहमान के लिए नहीं होगा, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल who are winning any prize money from the ऑस्कर, जब तक ये नोटिफिकेशन विथड्रॉ नहीं हो जाता। और नोटिफिकेशन विथड्रॉ होने के बाद फिर ये नॉर्मल में जो पुराना लॉ था उसी के हिसाब से वो टैक्सेशन का टैक्स इनकम पे टैक्स लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन इज एज गुड एज एक्ट समझने का। नोटिफिकेशन इज फॉर टेम्पररी पर्पस एज वेल एज परमानेंट पर्पस ऑल्सो। कई बार नोटिफिकेशन टेम्पररी पर्पस के लिए इशू किया जाता है और कई बार लंबे टाइम तक के लिए इशू किया जाता है। गवर्नमेंट को अगर इन बिटवीन कोई भी चेंज लाना है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू ला सकती है और ये दोनों के लिए बाइंडिंग होगा। डिपार्टमेंट भी इसको फॉलो करेगा बिकॉज इट इज एज गुड एज एन एक्ट एन असेसी, द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स और इज लायबल टू पे टैक्स। और असेसी का मीनिंग आप बताया, मैंने एक्सप्लेन किया ही आपको। अब आगे जाके आपको पढ़ने में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसी। नाउ केस लॉ. Case law refers to the decision given by court. The study of case law is as an important and unavoidable part of the study of income tax law. यानी केस लॉ भी हमें कई बार इम्पोर्टेंट है और वो भी अनअवॉइडेबल है, बिकॉज अगर आपको इनकम टैक्स पढ़ना है तो आपको ये सारे नॉलेज होने चाहिए कि व्हाट इज सर्कुलर, व्हाट इज क्लैरी। सर्कुलर इज नथिंग बट इट इज ए क्लैरिफिकेशन, देन व्हाट इज नोटिफिकेशन, व्हाट इज इनकम टैक्स रूल्स, ये सारा पता होना चाहिए। उसी तरह से केस लॉ में कई बार हमें हेल्प करता है वो चीज़ को समझने के लिए। It is not possible for Parliament to conceive and provide for all possible issues that may arise in the implementation of any act. कई बार पार्लियामेंट सभी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती और वो केस स्टडी हो जाता है। Hence the judiciary will hear the dispute between the assessee and department and give decision on various issues. और फिर कभी कभी जुडिशरी असेसी और डिपार्टमेंट का जो इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है उसके लिए डिसीजन लेती है और वो डिसीजन जो भी आया है वो फिर इट इज बाइंडिंग फॉर ऑल। बट अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स कोर्ट ऑफ कंट्री एंड लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। उसने जो भी लॉ बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉ ऑफ द लैंड माना जाएगा। द डिसीजन गिवन बाय वेरियस हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन विच सच हाई कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन। मीन्स उस केस में आपको जुरिस्डिक्शन वो पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में ही एप्लीकेबल होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया होगा वो पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में वो एप्लीकेबल होगा। तो यानी ये आपको पता होना चाहिए कि केस लॉज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी द इनकम टैक्स लॉ इन ए डिटेल। तो ये आपको बताया मैंने कि सर्कुलर क्या होता है, CP यानी नोटिफिकेशन क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है। और ये चार पांचों जो चीज़ है ये सारी की सारी चीज़ आपको एक साथ पढ़नी पड़ेगी, जिसमें पूरा इनकम टैक्स एक्ट बेस है। ये एनुअल फाइनेंस एक्ट मीन्स एवरी ईयर इसको अगर आपको चेंज करना है इनकम टैक्स एक्ट में या रेट में कुछ भी तो इसके थ्रू चेंज कर सकते हो। इनकम टैक्स रूल्स, तो रूल्स क्या है, तो इनकम टैक्स को समझने के लिए या प्रोसीजर फॉलो करने के लिए या तो इनकम टैक्स को कंप्लाई करने के लिए सब डिफरेंट रूल्स बनाए गए हैं। सर्कुलर्स गिव्स क्लैरिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन इज एज गुड एज एक्ट। बीच में इन बिटवीन अगर कुछ चेंज लाना है तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू ला सकते हो। लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट इज ऑल्सो कंसिडर इज एप्लीकेबल and that also can be considered as a law, and if any decision taken in the Supreme Court it is applicable to whole of India, but if any decision taken by high court in that case that is applicable to that particular jurisdiction. So this is all about component of income tax law. आपने ये पढ़ा, आपने थोड़ा बहुत इसको MCQ पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखने के व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इसमें से आपको पूछ सकते हैं कि ये दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। एक क्वेश्चन भी हो सकता है एक्सप्लेन छोटा सा 5 मार्क में, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, और आपको ये 5 समझाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन योर डाउट इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक रिप्लाई फॉर द सेम।